Good morning, students. Today we will see function in C++, and earlier I have told you about function call by value, function call by address. Both of this we have completed in the last lecture. So today we will study function call by reference. Reference variables as function arguments. In this type we will pass reference to the variables and not the value or address. So, when a function is invoked by passing the variables as actual arguments to the function and formal arguments are reference variable, it is called call by reference. Actual arguments and formal arguments are tied together. Change the value of one of them will cause the same change in the other. So we will go to the program. First we will write hash include iostream.h, the header file, void swap int ampersand. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले ही फंक्शन डिक्लेयर कर दिया void swap नाम का, और ये फंक्शन को डिक्लेयर किया है हमने, और इसमें दो हमने आर्ग्यूमेंट्स पास किए जो कि हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स है, इंट एम्परसेंट एंड इंट एम्परसेंट। और ये जो हमने एम्परसेंट लिया है ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद हमने और हमने दो रेफरेंस वेरिएबल लिए हैं जिसे हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। क्यों लिए हमने दो? क्योंकि हम लोग यहाँ पे दो नंबर्स को स्वैप करने वाले हैं, इसलिए हमने रेफरेंस लिए हैं दो, इंट एम्परसेंट। इंट क्या होता है, यहाँ पे हमारा रिटर्न टाइप होता है। उसके बाद हम आएंगे मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में हम पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर करके उन्हें इनिशियलाइज भी कर देंगे। इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। इसका मतलब हमने एक वेरिएबल लिया है a जिसमें कि हमने 10 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, और b वेरिएबल लिया जिसमें हमने 20 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। उसके बाद हमें क्या परफॉर्म करना है, स्वैपिंग करना है, इसलिए हमने लिखा स्वैप a कॉमा b। उसके बाद हम प्रिंट करने के लिए लिखेंगे सी आउट आफ्टर स्वैपिंग एंडल सी आउट a। अब हम a की वैल्यू प्रिंट करने के लिए लिख रहे हैं a इक्वल टू एंडल, उसके बाद हम b को प्रिंट करेंगे इसलिए b इक्वल टू b। इससे हमें a और b की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब जो हमारा एक्चुअल स्वैपिंग होगा वो हम नीचे फंक्शन बना के लिखेंगे, और इस केस में जो हम लेंगे, हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स लेंगे। जैसे कि हमने फंक्शन लिखा void swap इंट एम्परसेंट a कॉमा इंट एम्परसेंट b। तो ये जो इंट एम्परसेंट a कॉमा इंट एम्परसेंट b, ये जो है हमारे ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो कि हमारे ऊपर जो आर्ग्यूमेंट्स a एंड b जो हमारे हैं एक्चुअल उन्हें कॉल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, रेफरेंस को कॉल करेंगे, ठीक है। तो इंट टेम्प इक्वल टू a इक्वल टू b इक्वल टू टेम्प। इसमें हमने क्या लिया है, एक थर्ड वेरिएबल लिया है टेम्प, जिसमें कि हम सबसे पहले a की वैल्यू इंसर्ट करेंगे। a हमारा एम्प्टी होने के बाद हम उसमें b की वैल्यू स्टोर करेंगे। उसके बाद b एम्प्टी होने के बाद जो हमारा टेम्प में वैल्यू था उसे हम b में स्टोर करेंगे। इससे ऑपरेशन से हमारा स्वैपिंग परफॉर्म हो जाएगा। कर्ली ब्रेस देके हम क्लोज करेंगे प्रोग्राम को, तो हम आउटपुट देखेंगे आफ्टर स्वैपिंग में a इक्वल टू 20 हो जाएगा, b इक्वल टू 10 हो जाएगा। सेम फंक्शन हमने फंक्शन कॉल बाय एड्रेस से किया था, बस यहाँ पे हमने पॉइंटर का इस्तेमाल किया था, स्टार का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे हमने एड्रेस से कॉल किया था। और जो ये केस है इसमें हम लोग रेफरेंस से कॉल कर रहे हैं, एम्परसेंट ऑफ a एंड एम्परसेंट ऑफ b, ये लिखकर हम कॉल कर रहे हैं, और रेफरेंस को कॉल करके हम प्रोग्राम परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस। सेम हम रिटर्न बाय रेफरेंस भी कर सकते हैं। इसका मतलब जो हम रेफरेंस ले रहे हैं हम उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। जैसे कि एज वी कैन पास रेफरेंस टू द फंक्शन एज पैरामीटर, वी कैन रिटर्न अ रेफरेंस फॉर्म ए फंक्शन एज वेल। मतलब कि जैसे हमने नीचे में यहाँ पे फंक्शन के द्वारा रेफरेंस को कॉल किया था, वैसे ही हम रेफरेंस को रिटर्न भी कर सकते हैं, रिटर्न बाय रेफरेंस।
द रिटर्न रेफरेंस वेरिएबल शुड बी ग्लोबल। बस यहाँ पे जो रेफरेंस वेरिएबल हम बनाएंगे वो हमारा ग्लोबल होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो जब हमें रिटर्न रेफरेंस परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमको रेफरेंस को पहले ही ग्लोबल डिक्लेयर करना होगा। ग्लोबल मतलब हमें मेन फंक्शन के ऊपर में उसे डिक्लेयर करना होगा, क्योंकि अगर हम उसे लोकल करते तो उससे क्या होगा, इफ़ इट इज़ लोकल इट नॉट लॉन्गर एग्जिस्ट आफ्टर फंक्शन रिटर्न एंड प्रोग्राम में रिजल्ट अनप्रिडिक्टेबल आउटपुट। द फंक्शन दैट रिटर्न्स अ रेफरेंस विल बी अपीयर्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर and the variable whose value is going to be assigned to the reference variable appears on the right hand side। अब हम प्रोग्राम से समझते हैं रिटर्न बाय रेफरेंस क्या होता है। हैश इंक्लूड iostream.h, ये हमने हेडर फाइल्स डिक्लेयर कर दी। उसके बाद हम लोग देखो अभी ग्लोबल इसमें रेफरेंस डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे कि इंट एम्परसेंट रेफरेंस, और फंक्शन में हमने लिखा वॉइड क्योंकि कोई रिटर्न टाइप नहीं है इसीलिए, और हमने सेमीकोलन दिया। तो यहाँ पे हमने ऊपर में डिक्लेयर कर दिया फंक्शन को। उसके बाद इंट a, b हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं। उसके बाद वॉइड मेन, अब हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हमने a इक्वल टू 500, b इक्वल टू 1 2 3 4, ये दो वेरिएबल्स हमने जो डिक्लेयर किए a एंड b, इसको हमने यहीं पे इनिशियलाइज कर दिया है, वैल्यूज़ दे दी है। अब हम लिखेंगे सी आउट प्रिंट करने के लिए बिफोर फंक्शन कॉल एंड एल रेफरेंस, जो हमारा b का रेफरेंस है इसीलिए रेफरेंस फंक्शन इक्वल टू b, सी आउट आफ्टर फंक्शन कॉल एंड एल वैल्यूज ऑफ a को प्रिंट करेगा, सी आउटपुट b इक्वल टू b। इससे हमारे क्या हो जाएगा, आफ्टर फंक्शन कॉल वैल्यूज क्या, मतलब बिफोर फंक्शन कॉल वैल्यू क्या थी हमारी और आफ्टर फंक्शन के कॉल वैल्यू क्या रहेगी। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, रेफरेंस किसका दे रहे हैं, b का दे रहे हैं। इसका मतलब हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं, हम लोग a की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। फंक्शन कॉल करने के पहले हमारी वैल्यूज़ क्या थी, वैल्यूज़ ऑफ a 500 थी, b की वैल्यू 1 2 3 4 थी। उसके बाद जब हमने ये लिखा रेफरेंस फंक्शन इक्वल टू b, इससे क्या हो रहा है, जो हमारी b की वैल्यू है वो हमारी कहाँ स्टोर हो रही है, हमारी a में स्टोर हो रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, जो 1 2 3 4 b की वैल्यू थी वो हमने a में स्टोर कर दी। तो जब हम आफ्टर फंक्शन कॉल लिखेंगे तो उसमें हमें आउटपुट में मिलेगा वैल्यूज़ ऑफ a 1 2 3 4 और b की वैल्यू 1 2 3 4 जैसे कि वैसे रहेगी, क्योंकि हमने क्या किया है, b के रेफरेंस को कॉल करके a में स्टोर किया है। तो यहाँ तक ये प्रोग्राम क्लियर हुआ। अब देखो उसके लिए, अब वो परफॉर्म कैसे हो रहा है, उसके लिए हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया इंट एम्परसेंट रेफरेंस वॉइड, जैसे हम यहाँ पे बनाते थे, ये जो हमारा फंक्शन होता है वैसे ही हमने यहाँ पे इंट एम्परसेंट रेफरेंस वॉइड सी आउटपुट वैल्यूज़ आर a, जो भी है वैल्यूज़ जो भी रहेगा वो प्रिंट करेगा, सी आउटपुट b इक्वल टू वैल्यूज़ ऑफ a, और रिटर्न a इसीलिए क्योंकि हमें a की वैल्यू हमने चेंज की है तो उसे हमें रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न करेंगे तभी उसमें b की वैल्यू जो 1 2 3 4 है वो स्टोर हो जाएगी। तो ऐसे हम लोग रिटर्न बाय रेफरेंस लिखते हैं प्रोग्राम में। यहाँ तक क्लियर था। आज हम थर्ड टॉपिक और देखेंगे, इनलाइन फंक्शन। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कॉलिंग फंक्शन क्या होते हैं, कॉल्ड फंक्शन क्या होते हैं। कॉलिंग का मतलब ही होता है वो फंक्शन को, दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं, और कॉल्ड फंक्शन वो होते हैं जो कि पहले वाले जो हमारा कॉलिंग फंक्शन है उससे बुलाए जाते हैं। अब ये क्या चीज़ है, इनलाइन फंक्शन हम देखेंगे। When the compiler replaces the function call with the corresponding function body, this function is called as inline function. It is similar to macro expansion. Macro expansion क्या है, ये आपने यूनिट नंबर 4 में पढ़ा ही है। Note that function must be declared to be inline before calling it. फंक्शन को लिखने से पहले या फंक्शन को यूज़ करने के पहले हमें उसमें इनलाइन लिखना पड़ेगा। तो इनलाइन फंक्शन लिखते कैसे हैं वो देखिए, सिंटैक्स इनलाइन रिटर्न टाइप मतलब हमारा कोई भी हो सकता है, वॉइड, इंट, डबल, फ्लोट, कोई भी हो सकता है। फंक्शन का नेम रहेगा जो फंक्शन हमें परफॉर्म करना है और उसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स होंगे। उसके बाद हमारी फंक्शन की बॉडी कर्ली ब्रेस क्लोज। One advantage of using function is to save memory space when a function has to be called many times. जब हमें बार बार फंक्शन को बुलाना पड़ रहा है उस समय हमें इनलाइन फंक्शन का यूज़ होता है।
But a function call is made, it takes lot of extra time in executing a series of instruction for tasks such as jumping to the function, saving register, pushing arguments into the stack and returning to the calling function. To reduce the time of execution to small functions, C++ possesses a new feature called inline function. अब हम बार बार जब फंक्शन को बुलाते हैं तो बार बार हमें क्या होता है, रजिस्टर्स लगते हैं, मेमोरी लगती है, ठीक है, फिर से स्टैक में डालो, फिर रिलीज़ करो, तो इसमें क्या होता है, काफ़ी टाइम चले जाता है। ये हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन ये कंप्यूटर में होते रहता है। और यही टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हमने इनलाइन फंक्शन नया फीचर इंक्लूड किया है C++ में। अब प्रोग्राम के द्वारा हम समझते हैं। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें कि हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं रेक्टेंगल का। इनलाइन फ्लोट रेक्टेंगल फ्लोट x कॉमा फ्लोट y। अब हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें पता है रेक्टेंगल में हमें दो कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, एक तो लेंथ और ब्रेथ, इसीलिए हमने फ्लोट x और फ्लोट y दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। यहीं पे हम लोग उसे, और हमें पता है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग L इंटू बी, तो रिटर्न में हम लोग लिख रहे हैं x इंटू वाई। अब हम यहाँ पे L इंटू बी लिखे या x और y, हमारे ऊपर है हम कौन से वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं। अब हमने x और y लिया है, इसीलिए हम लोग x और y को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वाइड मेन फ्लोट L कॉमा बी कॉमा एरिया, हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। अब हम क्या करेंगे, यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे, एंटर लेंथ एंड ब्रेथ। अब हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने पहले डिक्लेयर नहीं किया है, आई मीन इनिशियलाइज नहीं किया है, ठीक है। हम यूज़र से लेंगे, उसे हम लोग स्कैन कर लेंगे, इसीलिए हम स्कैन करने के लिए क्या लिख रहे हैं, सी इन एल और लेस देन ग्रेटर देन का साइन देके बी, एल और बी को हम स्कैन कर रहे हैं। उसके बाद एरिया इक्वल टू रेक्टेंगल एल कॉमा बी, सी आउट एरिया इक्वल टू सी आउट, हम इसमें हमारा आंसर प्रिंट हो जाएगा, एरिया जो भी रहेगा कर्ली ब्रेस क्लोज। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऊपर में ही हमने एक्स इंटू वाई कर दिया, तो जो भी हमारा आउटपुट है यहीं पे कैलकुलेट हो जाएगा। हमें नीचे में बार बार अलग से फंक्शन बना के उसे कॉल करना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम आउटपुट में देखेंगे एंटर लेंथ एंड ब्रेथ, अगर यूज़र ने 5 और 10 एंटर की है वैल्यूज़, तो उसका एरिया आ जाएगा एरिया इक्वल टू 50। अब इन्हीं सब इनलाइन फंक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पे बस इतना ही होता है इनलाइन फंक्शन में, हम जो फंक्शन डिक्लेयर करते हैं उसमें हमें इनलाइन लिखना है, और ये जो फंक्शन रहता है ये हम मेन के पहले ही लिख देते हैं। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड एक्सप्लिसिटली एज इनलाइन, ये मैंने बता दिया। इनलाइन फंक्शन का यूज़ करें तो हमें सिंटैक्स में हमारा जो फंक्शन रहेगा उसके आगे हमें इनलाइन लिखना पड़ेगा। इनलाइन फंक्शन इज सिमिलर टू स्लैश डिफाइन मैक्रोज। मैक्रोज जो है यूनिट नंबर 4 में आपने पढ़ा है, जैसे हम हैज़ डिफाइन वैल्यूज़ देते थे वहाँ पे, तो वैसे हम यहाँ पे डायरेक्टली उसको ऊपर ही डिफाइन कर देते हैं इनलाइन फंक्शन को। When the program is compiled, the function body is actually inserted into the program wherever a function call occurs. Inline qualifier is suited when the function code is small. अब ये inline function कब यूज़ होता है, जब हमारा कोड बहुत स्मॉल होगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग सिंपल एरिया कैलकुलेट करें, तो ऐसे इसमें inline का हम यूज़ कर सकते हैं। Inline expansion makes a program run faster because the overhead of a function call and return is eliminated. ठीक है, तो अब ये सारे इसके एडवांटेज हुए, हम थोड़ा लिमिटेशंस भी देख लेंगे। देखिए फर्स्ट है द स्पीड बेनिफिट्स ऑफ इनलाइन फंक्शंस डिमिनिश एज द फंक्शन ग्रोज इन साइज। ये फर्स्ट लाइन में वो ये फर्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं कि जैसे ही प्रोग्राम का साइज़ बढ़ेगा, जो भी हम फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर में, जैसे जैसे उसका साइज़ बढ़ेगा वैसे ही इनलाइन फंक्शन की स्पीड जो है कम होगी। At some point, the overhead of the function call becomes small compared to the execution of the program. The benefits of inline function may be lost. At some point, overhead of the function call becomes small compared to the execution of the प्रोग्राम। इसका मतलब कहीं कहीं क्या होता है, जो हमारा फंक्शन है उसका जो साइज़ होता है वो स्मॉल हो जाता है, जैसे कंपेयर किया गया उसके एग्जीक्यूशन के टाइम पे।
The compiler may ignore request inline keyword if the function definition is too long or too complicated and compile the function as a normal function. ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, इनलाइन लिखने के बाद भी कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि ये इनलाइन फंक्शन का ही सिंटैक्स लिखा है, और वो क्या करता है, उसे निग्लेक्ट कर देता है. कभी ऐसा तभी होता है जब फंक्शन डेफिनेशन बहुत बड़ी हो जाती है, कंपाइलर कंफ्यूज होके उसे एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ही ट्रीट करता है, और हमने जो प्रीफिक्स में इनलाइन लिखा है उसे वो कंसिडर ही नहीं करता. Inline function makes program to take up more memory because the statements that define the inline function are reproduced at each point where this function is called. और ये जो inline function हमने लिखा है, बनाया है, ऊपर जो हमने डिक्लेयर किया है, इसमें क्या होता है, मेमोरी जाती है. कैसे, अगर कोई प्रोग्राम में बार बार कोई फंक्शन इसे कॉल कर रहा है तो उस केस में क्या होता है, मेमोरी हमें ज़्यादा लगती है. तो ये इसके लिमिटेशंस हो गए. अब हम देखेंगे ऐसी कौन सी सिचुएशन जहाँ पे हम इनलाइन एक्सपेंशन का यूज़ नहीं कर सकते. फॉर फंक्शन रिटर्निंग वैल्यूज़ इफ़ अ लूप अ स्विच और गो टू एग्जिस्ट, मतलब जहाँ पे लूप का इस्तेमाल हो रहा है, स्विच केस का, वहाँ हम यूज़ नहीं कर सकते. फॉर फंक्शन नॉट रिटर्निंग वैल्यूज़ इफ़ अ रिटर्न स्टेटमेंट एग्जिस्ट, जहाँ पे वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही वहाँ यूज़ नहीं कर सकते. इफ़ फंक्शन कंटेन स्टैटिक वेरिएबल्स, मैंने आपको बता दिया था स्टैटिक वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स, ये सब क्या होता है. स्टैटिक वेरिएबल्स जहाँ वो होते हैं जो जिसकी वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहती है पूरे इसमें प्रोग्राम में, जिसको हमने स्टैटिक लिख दिया, वो चेंज नहीं कर सकते. इस केस में भी हम लोग इनलाइन नहीं यूज़ कर सकते. इफ़ इनलाइन फंक्शंस आर रिकर्सिव, और जहाँ पे रिकर्शन यूज़ होता है वहाँ पे भी हम लोग इनलाइन को यूज़ नहीं कर सकते. तो ये सारे ड्रॉबैक्स थे इनलाइन फंक्शन के. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेंबर फंक्शन पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.